हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं पंकज कुमार आपको सामान्य विज्ञान से संबंधित अगली क्लास लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे वायुमंडलीय दाब क्या है, वायुमंडलीय दाब के बारे में बात करेंगे कि वायुमंडलीय दाब से क्या हमें फायदे होते हैं या इससे वायुमंडलीय दाब का जो मात्रक होता है वो क्या होता है। इसके अलावा आपसे अगर वायुमंडलीय दाब से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछे, वह आपका प्रतियोगी परीक्षा में इससे संबंधित कोई क्वेश्चन पूछे तो वे आपका क्वेश्चन गलत ना हो, इस वजह से हम लोग इस टॉपिक को काफ़ी ध्यान से पढ़ेंगे और बारी बारी से इनके बारे में जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं उन सभी को आपको डिस्कस किया जाएगा और पुनः डिस्कस करने के पश्चात उन्हें बारी बारी से आपको लिखाया जाएगा ताकि वे आप रिवीजन करते रहिए। अगर उससे संबंधित आपके क्वेश्चन बनते हैं तो उस क्वेश्चन को आपको गलत ना कर सके, इस वजह से इन सभी बिंदुओं को बारी बारी से बताया जाएगा। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हेडिंग क्या होगी। देखिए हेडिंग हम लोग पुनः डालते हैं। वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं, क्या होता है वायुमंडलीय दाब क्या है। वायुमंडलीय दाब के बारे में बात करेंगे या एटमॉस्फेरिक, लिखिएगा एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इंग्लिश में क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है। इसके बारे में हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलिए हम लोग जो वायुमंडलीय दाब होता है, वायुमंडलीय दाब को जानने से पहले हम लोग दाब जान लेते हैं कि दाब किसे कहते हैं। दाब की परिभाषा आपको पिछली क्लास में बताई है। दाब होता है एकांक क्षेत्रफल पर क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल लगने वाला लंबवत बल क्या होता है। किसी भी बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला लंबवत बल ही आपका दाब कहलाता है। इसका मात्रक आपको बताया गया था, इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बताया था, यह पास्कल होता है। ये आपको दाब हो गया। उसके बाद हम लोग आज की क्लास में वायुमंडलीय दाब पढ़ेंगे। वायुमंडलीय दाब की परिभाषा सबसे पहले क्या होगी, देखिए परिभाषा लिखते हैं या परिभाषा बताया जाएगा, उसके बाद फिर पुनः आपको लिखाया जाएगा। देखिए परिभाषा होती है किसी भी बिंदु पर क्या होता है, किसी भी बिंदु पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है, किसी भी बिंदु पर वायुमंडलीय दाब, किसी भी बिंदु पर वायुमंडलीय दाब उस क्या होता है, किसी भी बिंदु पर वायुमंडलीय दाब उस बिंदु के क्या होता है, उस बिंदु के एकांक अनुप्रस्थ काट क्या होता है, एकांक अनुप्रस्थ काट पर यह काट वाले क्या होता है, एकांक अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल पर क्या होता है, एकांक अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल पर उस बिंदु के क्या होता है, उस बिंदु के वायुमंडल में, उस बिंदु के वायुमंडल के शीर्ष पर क्या होता है, उस बिंदु के वायुमंडल के शीर्ष पर ले लीजिए या शीर्ष तक का क्या होता है, शीर्ष तक का स्तंभ जो होता है, स्तंभ जो होता है वायु भार के बराबर होता है। क्या है, वायु भार के बराबर होता है। क्या होता है, देखिए परिभाषा एक बार पुनः देख लेते हैं। किसी बिंदु पर क्या होता है, किसी बिंदु पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है, किसी भी बिंदु पर वायुमंडलीय दाब जो होता है उस बिंदु के क्या होता है, उस बिंदु के एकांक अनुप्रस्थ काट कहता है, उस बिंदु के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले उस क्षेत्रफल पर क्या होता है, उस क्षेत्रफल के बिंदु पर क्या होता है, उस क्षेत्रफल के बिंदु से शीर्ष स्तंभ तक क्या होता है, शीर्ष स्तंभ तक क्या होता है, जो वायुमंडल के शीर्ष स्तंभ तक वायु स्तंभ के बराबर होता है। क्या है, वायु स्तंभ के बराबर होता है। यह आपका वायुमंडलीय दाब कहलाता है। क्या होता है, इसे हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। परिभाषा लिखेंगे, यहाँ पे परिभाषा लिखेंगे। किसी बिंदु पर परिभाषा क्या होगी, अभी आपको जो बताएगा, किसी बिंदु पर, देखिए किसी बिंदु पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है, किसी बिंदु पर वायुमंडलीय दाब उस बिंदु के क्या होता है, उस बिंदु के एकांक अनुप्रस्थ काट क्या होता है, एकांक अनुप्रस्थ काट, एकांक यहाँ पे लिखेंगे एकांक अनुप्रस्थ काट वाले, एकांक अनुप्रस्थ, यहाँ पे लिखेंगे एकांक अनुप्रस्थ काट वाले क्या होता है, एकांक अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल पर क्या होता है, एकांक अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल पर, एकांक अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल पर क्या होता है, एकांक अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल पर क्या होता है, एकांक अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल पर उस बिंदु से क्या होता है, उस बिंदु से वायुमंडल क्या होता है, उस बिंदु से वायुमंडल के शीर्ष तक क्या होता है,
वायुमंडल के शीर्ष तक का वायु क्या होता है? वायुमंडल के शीर्ष तक का वायु, वायुमंडल के शीर्ष तक का वायु, शीर्ष तक का वायु क्या होता है? वायुमंडल के शीर्ष तक का जो वायु होता है स्तंभ के क्या होता है? यहां पे लिखेंगे स्तंभ के भार के बराबर होता है। किसके? भार के बराबर, भार के बराबर, भार के बराबर होता है। देखिए ये आपकी परिभाषा होती है। क्या होती है परिभाषा? क्या है एक बार पुनः देख लीजिए। परिभाषा आपको होती है किसी बिंदु पर आप मान लेते हैं, जैसे अब देखिए फिगर बना लिया जा रहा है। यहाँ पे ये आपका कोई वायुमंडलीय क्षेत्र होता है। क्या है? ये आपका वायुमंडलीय क्षेत्र है। यहाँ पे लिखते हैं वायुमंडलीय एरिया या एटमॉस्फेरिक फील्ड। यह आपका वायुमंडलीय क्षेत्र है। अब क्या कहा जा रहा है? क्या कह रहे हैं? वायुमंडलीय दाब, इस वायुमंडल जो आपका ये जो आपका वायुमंडलीय दाब होता है, यहाँ पे क्या है? उस बिंदु की एकांक, आप किसी भी बिंदु पे यहाँ पे मान लेते हैं, कोई भी बिंदु ले रहे हैं, यहाँ पे हम इसको अनुप्रस्थ काट करेंगे। क्या होता है? उस विशेष पर्टिकुलर स्थान पे बात की जा रही है। जो अनुप्रस्थ काट होता है किसी भी बिंदु के जो विशेष स्थान होता है या किसी भी स्थान को एक प्रॉपर पार्टिकुलर मान लीजिए, उसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे हम आपका ये हमारा ब्रह्मांड हो गया या वायुमंडल हो गए या हमारी पृथ्वी हो गई। इस पृथ्वी के अंतर्गत हम एक स्पेसिफिक स्थान ले लेंगे, या कोई भी वो आप ले लीजिए, कोई भी स्थान ले लेते हैं। उस स्थान के हम उस स्थान पे ये आप जो स्थान ले लिए हैं, इस स्थान के ऊपर क्या होता है? जैसे आप पृथ्वी की सतह पे कोई स्थान लेते हैं, उस स्थान के सतह से आप 100 किलोमीटर तक ऊपर क्या होता है? आपका जो वायुमंडल होता है 100 किलोमीटर के ऊपर तक ही रहता है ना। उस 100 किलोमीटर के अंदर जितने भी गण घटनाएं हो गई क्या होती है? जितने भी उस वायुमंडल के क्षेत्र के अंतर्गत या जो 100 किलोमीटर के दायरा होगा आपका लंबवत जो होता है, उसी के अंदर जो भी घटनाएं होंगी उसे है हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। अब वायुमंडल के अंदर क्या होता है? वायुमंडल के अंदर क्या क्या रहता है? सबसे पहले देखेंगे जो वायुमंडल आपका बना होता है धूल कण से बना होता है। क्या है? धूल कण से बना होता है, साथ ही साथ जलवाष्प से बना होता है। इसके अलावा जो आपका वायुमंडल होता है उसमें सूर्य की किरणें होती हैं। इन सभी से मिलकर आपका हमारा जो होता है, हमारा जो वायुमंडल बनता है। अब इसी के कहा गया है ये विशेष आपका इतना ही है। हमने आपको इसका विशेष क्षेत्र ले लिया। इस क्षेत्रफल पर उस बिंदु को वायुमंडल के शीर्ष तक क्या कर रहा है? आपको वायुमंडल के शीर्ष तक कर रहा है। अभी जो आपको बता गया, आपका जो वायुमंडल होता है लगभग नीचे से सतह से लेके 100 किलोमीटर तक देखा जाएगा जो क्षेत्र होता है, उसी में आपकी जो वायुमंडलीय गैसें होती हैं वे सभी उपस्थित रहती हैं। इसी वजह से ये कहा जा रहा है स्तंभ के, इस स्तंभ के भार का जो हो गया क्या होगा? जो आपके 100 किलोमीटर का जो दायरा होगा, ऊंचाई होगी, उसी के भार के बराबर होता है आपका वायुमंडलीय दाब कहलाता है। ये आपका वायुमंडलीय दाब होता है। ये तो आपकी परिभाषा हो गई, इससे आपकी परिभाषा निकल के आई। अब इसी के साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि जैसे आपका जो वायुमंडलीय दाब होते हैं सबसे ज्यादा कहाँ पे लगेगी। क्या वायुमंडलीय दाब सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, इसके बारे में देखेंगे। देखिए अगर वायुमंडलीय दाब की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो वायुमंडलीय दाब होता है वह समुद्र पे होता है। क्या है? समुद्र तल पे होता है। अगर आप इसकी दाब की बात करें तो 1.01 क्या होता है? 1.013 गुणे 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। देखेंगे वायुमंडलीय दाब समुद्र तल पर लिखेंगे, समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब सबसे अधिक क्या होता है? सबसे अधिक। आखिर जो सबसे अधिक है तो कितना है ये भी तो जानना है। ये होता है 1.013 गुणे 10⁵ पास्कल। ये आपका समुद्र तल पे ये आपका होता है एक वायुमंडलीय क्या होता है? ये समुद्र तल पे इतना वायुमंडलीय दाब लगता है या वायुमंडलीय जो प्रेशर होता है समुद्र तल पर इतना होता है। यह कह सकते हैं वायुमंडल में सबसे ज्यादा अगर समुद्र वायुमंडलीय दाब किसी भी क्षेत्र पे लगता है तो वो होता है समुद्र तल। आपको यहाँ से कई तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे पूछ ले गई जो वायुमंडल होता है, वायुमंडल में सबसे ज्यादा वायुमंडलीय दाब कहाँ पे अवस्थित होता है? पर्वतों पे, पहाड़ों पे, नदियों पे या समतलीय मैदानी क्षेत्र पे। तो उसका सही उत्तर होता है जो आपका समुद्र तल होगा या जो नदियां होगी या समुद्र तल होगा, वहीं पे आपका जो होता है वायुमंडलीय दाब क्या होता है? वायुमंडलीय दाब सबसे अधिक दाब का अनुभव करता है। इसी वजह से ये आपको बताया जा रहा है कि समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब कितना हो? सबसे अधिक होता है। पहला बिंदु यहाँ पे होता है। सबसे अधिक वायुमंडलीय दाब कहाँ होता है? समुद्र पे होता है। कितना होता है अगर पूछ रहे तो 1.013 गुणे 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। देखिए ये तो हमने वायुमंडलीय दाब के बारे में जाना, सबसे पहले परिभाषा जाना और सबसे अधिक
कहाँ पे वायुमंडलीय दाब होता है इसके बारे में जाना। अब हमारा जो अगला बिंदु होता है, हम ये जानेंगे कि जो वायुमंडलीय दाब होते हैं कैसे हमने निर्धारण किया कि सबसे ज्यादा यहाँ पे वायुमंडलीय दाब होता है। कोई ना कोई यंत्र रहा होगा या किसी न किसी हम इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से हम जाने होंगे कि जो वायुमंडलीय दाब होता है किसी न किसी यंत्र से हम उसका मापन करते हैं। आखिर वह यंत्र कौन सा होता है उसके बारे में लिखेंगे। देखिए, जो वायुमंडलीय दाब होता है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए एक बैरोमीटर नामक यंत्र होता है। क्या है? बैरोमीटर यंत्र से हम लोग वायुमंडलीय दाब को नापते हैं। अब जब ये बैरोमीटर होता है, ये बैरोमीटर किस चीज से बना होता है या कौन से ऐसे उसमें पदार्थ होते हैं जिनसे हम वायुमंडलीय दाब का आंकड़ा या कह सकते हैं वायुमंडलीय दाब से संबंधित कुछ फैक्ट के बारे में जानते हैं। देखिए, जो आपको बैरोमीटर बना होता है या बैरोमीटर जो होता है यंत्र होता है, उसमें एक कांच की नली होती है। क्या होती है? कांच की नली होती है। उस कांच के नली के अंतर्गत या उसके अंदर जो होता है पारा भरा होता है। क्या है? पारा भरा होता है। उसी पारे के माध्यम से हम वायुमंडलीय दाब के बारे में जानते हैं। क्या है? उस पारे के माध्यम से हम लोग वायुमंडलीय दाब के बारे में अध्ययन करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे पहला बिंदु। देखिए, अगला बिंदु लिखेंगे वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए लिखेंगे वायुमंडलीय दाब मापन। क्या होता है? वायुमंडलीय दाब मापन। वायुमंडलीय दाब मापन बैरोमीटर। क्या है? बैरोमीटर। क्या है? बैरोमीटर से हम जो वायुमंडलीय दाब होता है इसको किससे मापते हैं? बैरोमीटर से मापा जाता है। किससे? बैरोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापन बैरोमीटर से करते हैं। क्या है? वायुमंडलीय दाब को किससे मापते हैं? बैरोमीटर से मापते हैं। अब बैरोमीटर किससे बना होता है ये भी जान लेते हैं। लिखेंगे इसी में बैरोमीटर से करते हैं। जो यहाँ पे लिखेंगे जो कांच की नली। किससे? अभी आपको बताया गया किसके बनी होती है? कांच की नली। किससे? कांच की नली के अंदर क्या होता है? कांच की जो नली होती है उसके अंदर पारा भरा होता है। क्या होता है? कांच की नली में, यहाँ पे लिखेंगे कांच की नली में पारा क्या होता है? जिसे मरकरी कहते हैं। जो कांच की नली होती है उसके अंतर्गत मरकरी भरी होती है। मरकरी के माध्यम से हम वायुमंडलीय दाब के बारे में जानते हैं और इससे जानने का प्रयास भी करते हैं। पारे से भरी, आप लिखेंगे पारे से भरी एक युक्त होती है। क्या होती है? एक युक्त होती है या एक मशीन होती है, एक यंत्र होता है, एक युक्त होती है। इसी के माध्यम से हम वायुमंडल में घटने वाली सभी घटनाओं के बारे में इसी यंत्र के माध्यम से हम जानते हैं या जानने का प्रयास भी करते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कोई भी मौसमी घटनाएं होती हैं कि कब आंधी आएगी, कब पानी कब तेज आंधी तूफान आएगा या कब बारिश होगी, कब मौसम साफ रहेगा, ये सब आंकड़े जो होते हैं आपको हमें बैरोमीटर के माध्यम से पता चलते हैं। इस बैरोमीटर के अंतर्गत हम लोग जो उसमें पारा भराता है, पारा की ऊंचाई किस स्तर से जा रही है, कितनी स्पीड से जा रही है, कितनी स्पीड से नीचे आ रही है या धीरे धीरे आ रही है या अचानक आ जा रही है, इन्हीं के माध्यम से हम लोग वायुमंडल में जो होने वाले परिवर्तन होते हैं इनके माध्यम से हम लोग जानते हैं। किससे? जो हमारा बैरोमीटर यंत्र होता है उसी के माध्यम से हम लोग जानते हैं। अब अगले बिंदु में हम लिखेंगे, अगले बिंदु होगा, देखिए अब हम लोग जानेंगे एक वायुमंडलीय दाब जो होता है क्या होता है। एक वायुमंडलीय दाब हम कैसे निकालेंगे? क्या होता है? एक वायुमंडलीय दाब जो होता है एक वर्ग अनुप्रस्थ काट के। क्या होता है? एक वायुमंडलीय दाब होता है एक वर्ग अनुप्रस्थ काट के। एक वर्ग अनुप्रस्थ काट वाले पारे के क्या होता है? एक वर्ग अनुप्रस्थ काट वाले जो पारे का होता है उसमें 76 सेंटीमीटर क्या होता है? 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम के भार क्या होता है? जो लंबा कॉलम होता है उसके भार के बराबर होता है। क्या होता है? एक अनुप्रस्थ काट क्या होता है? देखिए, परिभाषा होती है या एक वायुमंडलीय दाब जो होता है, एक वायुमंडलीय दाब जो होता है एक वर्ग सेमी क्या होता है? एक वर्ग सेमी के अनुप्रस्थ काट का क्या होता है? एक वर्ग सेमी अनुप्रस्थ काट के काट करने वाले पारे को क्या होता है? काट करने वाले पारा जो होता है उसके 76 सेंटीमीटर क्या होता है? 76 सेंटीमीटर लंबे क्या होता है? 76 सेंटीमीटर जो लंबा कॉलम होता है उस कॉलम के भार के बराबर होता है। यहाँ पे लिखेंगे अगला बिंदु जो होता है, देखिए अगले बिंदु क्या होता है? एक वायुमंडलीय दाब बरा क्या होता है? एक वायुमंडलीय दाब, एक वायुमंडलीय दाब जो होता है, एक वायुमंडलीय दाब एक वर्ग सेमी क्या होता है? एक वर्ग सेमी क्षेत्रफल के अनुप्रस्थ काट। एक वर्ग सेमी अनुप्रस्थ काट क्या होता है? एक वर्ग सेमी अनुप्रस्थ काट के 76 सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट के पारे, यहाँ पे लिखेगा पारा के 76 सेंटीमीटर क्या होता है? जो 76 सेंटीमीटर के 76 सेमी के लंबवत
क्या होता है 76 सेंटीमीटर के जो लंबवत या लंबवत कहिए या लंबे लिखिएगा, लंबे कॉलम जो होता है, लंबे कॉलम क्या होता है, जो लंबे कॉलम होता है 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम कॉलम के भार के बराबर होता है। क्या है? भार के बराबर होता है, भार के बराबर होता है। क्या होता है? अगर एक वायुमंडलीय दाब क्या होता है, एक वायुमंडलीय दाब किसके बराबर होता है? 1 वर्ग सेंटीमीटर लीजिए। 1 वर्ग सेंटीमीटर के जो अनुप्रस्थ काट होता है पारे के 76 सेंटीमीटर जो लंबवत होते हैं या लंबे कॉलम जो होता है, जैसे यहाँ पे पारा का हम बैरोमीटर बना दे हैं, जैसे मान लेते हैं इसमें ये आप कहोगे यहाँ पे कहा गया है एक वायुमंडलीय दाब कैसे निकाला जाएगा। एक वायुमंडलीय दाब यहाँ पे जो पारी पर 76 सेंटीमीटर होगा वही आपका क्या कहेगा, 76 सेंटीमीटर जो काट करेगा वही आपका एक वायुमंडलीय दाब कहलाता है। वायुमंडलीय दाब से संबंधित ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ हम लोग अगली क्लास में भी उपस्थित होंगे। उस क्लास के अंतर्गत जो आपकी अगली क्लास होगी उसमें हम लोग वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत या जो वायुमंडलीय दाब होता है उससे हमें क्या फायदा होता है, उससे कहाँ से प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ हम लोग अगली क्लास में उपस्थित होंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।